जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसी के क्वेश्चन बैंक को आज सेट नंबर 4 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे या फिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे? तो इसका ये तो दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के 2014 के सवाल था जो हम लोग के अब कोई काम का नहीं, लेकिन इसका आंसर बता देते। यह सवाल का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये सब करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रा क्वेतोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह चेक गणराज्य के निवासी है, ठीक ना। ग्रैंड, अब एक सवाल यहाँ से बनेगा दोस्तों, वो हम लोग के काम का है। जैसे ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस में 4 टूर्नामेंट होता है। कितने? 4 टूर्नामेंट। अब वो 4 कौन कौन है? तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच टेनिस ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है और लास्ट होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम या फिर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग? दोस्तों इसका सही जवाब जो है, कौन सही नहीं ये आपसे पूछा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, केन्या की राजधानी नैरोबी और सूडान की खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह इसका सही मिलान नहीं है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया होता है। कहाँ पे? प्रिटोरिया। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 4, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायणन या फिर राज कपूर? तो दोस्तों 4 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा, द गाइड के लेखक जो है वह है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना। 2-3 पॉइंट और जो है जो हम लोग को याद रखना है। जैसे आर के नारायणन ने और भी पुस्तक लिखा है, जैसे द डार्क रूम, मालगुडी डेज, ये 2 पुस्तक, और एक पुस्तक है गाइड, गाइड भी इन्हीं का है, और माई डेज, गाइड माई डेज, ये सब पुस्तक जो है आर के नारायणन का है। और एक सवाल और बनेगा यहाँ से, जैसे चंद्रकांता एक उपन्यास है, इस जो किसने लिखा है? तो वो लिखी है देवकी नंदन खत्री ने। ठीक ना, ये सब भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली या फिर महानदी पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं की, धान की, कपास या फिर गन्ना की? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक ना। अगर पूछे विश्व की प्रमुख मतलब मुख्य खाद्य फसल कौन सा है पूरे विश्व की, तब गेहूं हो जाएगा, गेहूं। ठीक ना, गेहूं हो जाएगा। अगर आपसे एक सवाल पूछे कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो यह है कटक में। अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था पूछे तो मनीला उत्तर देंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? ईरान, चीन की, ईरान की, इराक की या फिर इंडोनेशिया की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दिनार जो है वह इराक की मुद्रा है। किसका है? इराक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ और देश देखते हैं जिसका क्या मुद्रा है, जैसे ईरान का रियाल, इराक का हम लोग देखें दिनार है। ठीक ना,
उसी तरह से ईरान का रियाल है, अगर चीन का पूछे तो युआन, पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्कराज आनंद, आर के नारायणन, आर के लक्ष्मण या फिर मुकुल केशवन। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? कौन महारत्न कंपनी नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह महारत्न कंपनी नहीं, मतलब शुरुआत में नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका सही आंसर दोस्तों बी है जब ये पूछा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी बन चुकी है, यह भी बन चुकी है। और भारत सरकार द्वारा नवरत्न की शुरुआत जो है 1997 में किया था। कब? 1997 में। महारत्न कंपनी की संख्या भी कितना है? तो 11 है। कितना? 11। अगर नवरत्न कंपनी पूछे कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 13। ठीक ना, महारत्न 11 और नवरत्न 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या फिर सुंदरवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। क्या होगा? सुंदरवन। चलिए, गंगा नदी गंगोत्री के पास कुछ पॉइंट है 2-3, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक ना। और सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कहाँ पे? पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार या फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। और कालिदास जो थे दोस्तों वह गुप्त वंश के महारत्न शासन महानतम शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी शामिल थे। ठीक ना। इनका एक पुस्तक है बड़ा, बहुत ही मतलब अच्छा है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कौन है अगर पूछे तो कालिदास है। कौन है? कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर लगा देते हैं, ये गोवा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर चाणक्य। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत कहने का मतलब हुआ कि उस समय अलग हुआ था जिस समय भारत क्या था? ब्रिटिश के अधीन था। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है दोस्तों वह कब हुई थी ये पूछ रहा है। 1905, 1911, 1914 फिर 1916। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1916 में। अगर पूछे कि अभी भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो 25 बताएंगे। कितना? 25। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। कौन सा? इलाहाबाद। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर दादा भाई नौरोजी।
तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों, ये एम जी रानाडे के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? एम जी रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो दोस्तों ये तो उस समय का सवाल था, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वैसे उस समय क्या था ना कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.5% था। अगर पूछे अभी वर्तमान में कितना चल रहा है, पहले तो और भी कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे भारत का रक्षा बजट जो है दोस्तों, यूएसए और चीन के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट है, ठीक है। और 2022-23 में भारत का रक्षा बजट जो है जीडीपी का, वह कितना 2.03% है अभी 22-23 का। और बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ठीक। चलिए अगर आपसे पूछे कि भारत में बजट का जनक किसे माना जाता है, तो विल्सन को बताएंगे। किसको? विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? कौन से ईयर में? 1962, 1967, 1971 या फिर 1975? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1975 में 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1947, 48, 49 या फिर 1950 में? तो इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये तो रीनिंग का सवाल है, वैसे बन जाएगा दोस्तों। देखिए 1 से 2 हो गया है, 2 गुना किया है, 2 से 6 हो गया, 3 गुना है, फिर ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, तो आगे कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना, 12 छक 72, 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या फिर अरुणा आसफ अली? तो क्वेश्चन दोस्तों सही से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक शब्द अगर जुड़ जाएगा तो दूसरा आंसर होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो ये एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक ना। और ये कहाँ की निवासी है? तो यह मूल निवासी जो है आयरलैंड के हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो फिर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 101 दोस्तों, अब यहां से लेकर के 22 से लेकर के 100 तक के मैथ और रीजनिंग के सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर सवाल पे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन में विटामिन ए सबसे ज्यादा है? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गाजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर पे। अगर इसमें और भी सवाल अगर दोस्तों पूछे, जैसे क्या होगा कि गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। और विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, ठीक है। विटामिन बी और सी जो है दोस्तों, यह जल में घुलनशील है। क्या चीज में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं 102 नंबर पे। कहता है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, कच्छ के रण में, थार मरुस्थल या फिर असम के जंगल में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण में, ठीक ना। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए है। काजीरंगा
काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान वह भी असम में है, लेकिन वो किसके लिए फेमस है, तो वह एक सींग वाले गेंडा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका मतलब उदाहरण है, कौन सा क्रिया होने लगेगा, गर्म मौसम हो जाएगा, सर्द सर्द मौसम, या फिर आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी तूफान आने लगेगा, अचानक से गिरेगा तो, ठीक है ना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, धीरे धीरे गिरे तब, अचानक से गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो धीरे धीरे जब ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने लगता है, साफ होने की संभावना होती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन या फिर काजीरंगा। कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, 104 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़िया जो दोस्तों यह तमिलनाडु में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहते हैं, कौन रहते हैं, टोडा जनजाति, कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी पे। काजीरंगा ये तो अभी किए हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, कवक, वायरस, कृमि या फिर बैक्टीरिया। तो पोलियो है दोस्तों यह वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को, कब, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस। भारत को WHO ने 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। ठीक है, और एक सवाल यहाँ से बनेगा कि चेचक कैसे फैलता है, चेचक भी दोस्तों वायरस से फैलता है। अगले सवाल पे चलते हैं, ज्वालामुखी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर जैसे ही आया दोस्तों तो दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि रिंग्स ऑफ फायर पूछ रहे थे, यह किस महासागर में, तो ये प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जो दोस्तों एक टेस्ट होता है जो किसकी टेस्ट करता है, तो यह एड्स का करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और एड्स कैसे होता है, तो ये भी वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। ठीक है, अगर एड्स का फुल फॉर्म पूछे, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 108 पे। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा जो है किस पशु से, खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ से या फिर बकरी से। अंगोरा ऊन जो है दोस्तों यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक प्याज दोस्तों महाराष्ट्र करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर पूछे प्याज में गंध जो है किसके कारण आता है, तो सल्फर के कारण। ठीक, किसके कारण, सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, जो एक्सेप्ट करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB। कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। सर्वदाता जो है वह O हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन इसमें से चार है, सेब है, चावल, नारंगी या फिर गेहूं। सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेब में। अगर चावल की बात करें तो चावल, गेहूं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अगर नारंगी की बात करें तो नारंगी में विटामिन C पाया जाता है अधिक। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल करें कि हीमोग्लोबिन की कमी से
महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एनीमिया। ठीक ना। अगले सवाल पे चलते हैं। 112। एक लोहे की गेंद पारद यानी जिसको मरकरी कहते हैं, मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? लोहे की गेंद को अगर पारे से भरी है बाल्टी, उसमें गिराइएगा तो क्या होगा? यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक कंसेप्ट यहाँ होता है दोस्तों कि जिसका घनत्व डेंसिटी कम होता है वह ऊपर होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी पर क्या होगा, उसमें डालेंगे तब पेंदी में बैठ जाएगा, फिर सतह पर तैरेगा, फिर घुल जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगा, क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी घनत्व है वो लोहे से अधिक है। तो जिसका अधिक रहता है वो नीचे रहता है, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बर्फ का घनत्व कम होने के कारण ही वह जल पर तैरता है। जिसका एक ही चीज ध्यान में रखेंगे, जिसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम, वह ऊपर रहता है। ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 113 पे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, या फिर श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की आवृत्ति जो होती है दोस्तों, वह ऑडिबल मतलब सुनने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगर इसमें आपसे पूछे कि 20,000 से अधिक की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, 20,000 से ऊपर वाले को। ठीक ना। अगर आपसे पूछे 20 हर्ज से नीचे वाले आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको अवश्रव तरंग कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है। अगर एक सवाल और हम करें कि कुत्ता या चमगादड़ यह जो सुनता है, यह आवृत्ति कितना होता है, तो वह 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाला ध्वनि होता है, जिसको कुत्ता चमगादड़ सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा तीन एलिमेंट है जिसका रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मृदा में मतलब मिट्टी में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी को क्या करे, उपजाऊ बना दे, उसी को कहते हैं उर्वरक। ठीक ना, उर्वरक कहते हैं। और यूरिया में जो होता है दोस्तों, नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण। आपसे पूछे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक, संतरा में साइट्रिक। नींबू और संतरा में साइट्रिक होता है, इमली में टार्टरिक, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 पे डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? प्रकाश की गति का, ऊष्मा की गति, ध्वनि की गति, या फिर रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों, डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मतलब 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होता है। कितना? हम बोले 85, 85 डेसिबल डीबी, 85 डेसिबल डीबी, 85 डीबी से अधिक मानव के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। लेकिन भारत में क्या है कि मानक ध्वनि जो है वह 60 डेसिबल रखा गया। कितना? 60 डेसिबल रखा गया है। इतना तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए एक होता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर को ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल।
तो दोस्तों जितना भी मौसमी घटनाएं होगा वह क्षोभ मंडल में घटित होता है। बारिश, आंधी, तूफान जो आता है क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। और एक सवाल बना कि ओजोन मंडल जो है दोस्तों वह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। पृथ्वी मतलब हम लोग, जीव जंतु सबको बचाता है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 पे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसे की निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम अति महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 119, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों बी और सी जो है, बी और सी यह जल में घुलनशील है। बाकी बच गया ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना, किसको? विटामिन सी को। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसको मसूड़े से खून आना कहते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के क्या है? यह जल में नहीं, यह वसा में घुलनशील है। चलिए ये तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने या फिर 4 महीने? तो दोस्तों 120 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने। ठीक, 3 महीने। अब देखिए एक सवाल बनेगा कि लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकों की अधिकतम अवधि के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीना। वहां कितना होगा? 6 महीना। और यहाँ कितना है? 3 महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है, मैच करना है। देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा यह महाबलेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका नेक्स्ट पेज पे है। और यह जो है गोदावरी जो है दोस्तों, यह नासिक से निकलता है, ऑप्शन नंबर नासिक महाराष्ट्र में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, एक का डी है, 2 का सी है। एक का डी है मतलब 4 है, और 2 का सी 3 है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिला दिए थे उधर। 122 नंबर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3 या फिर 9? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 होना चाहिए। कितना? 7 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया, किनसे किया जा सकता है? समिति का गठन जो है किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों से, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, या डी में कहता है कि ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं आपसे पूछ रहा है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। दोस्तों यही तो गलत है, एक ही नंबर ऑप्शन इसका गलत है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। और उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त को, जिला अधिकारी को, या फिर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों ये दल बदल जो कानून बना ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में है, ठीक है। और मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। कितनी? 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है दोस्तों यह नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 130 नंबर, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसने भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? मतलब कहने का मतलब नया राज्य का निर्माण किया गया है। ये तो 2014 में ही हुआ था दोस्तों, 2014 में ही हुआ था। तो क्या है कि नए राज्य का जो गठन करेगा वो कौन से अनुसूची का विषय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 1 में। और 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। 131, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर बहुजन समाज पार्टी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुजन समाज पार्टी। क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह जो है वह हाथी है। क्या है? हाथी है। वर्तमान लेकिन दोस्तों एक सवाल यहाँ बनेगा कि बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल गया है 2022 में। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अगर पूछे तो 8 है। कितना है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 132, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और अभी वर्तमान में जो है दोस्तों यह 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसका अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 133, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में। और विधान मंडल या विधान परिषद जो है दोस्तों ये 6 राज्य में किस किस में है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये ध्यान में रखिएगा 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो दोस्तों लोकसभा से 40 है और राज्यसभा से 16 है। कितना है? 16 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर पूछे कि बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है तो 243 है और विधान परिषद में 75। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 गुनी
1/5 होनी चाहिए, फिर आधी होनी चाहिए। तो दोस्तों 136 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 38 जिले हैं। और 38वां जिला कौन है? तो अरवल है। क्या है? अरवल। अरवल 38वां जिला है। बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? तब प्रमंडल 9 है। कितना है? 9। और अनुमंडल पूछे दोस्तों कि बिहार में अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल की संख्या 101 है। कितना है? अनुमंडल 101 है। और प्रखंड 534, प्रखंड 534 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? दोस्तों डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय कर मतलब बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कुछ लोग को लग रहा है कि ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हाँ दोस्तों ये सही बात है, लेकिन यह जो था 1983 में डुरंड रेखा निर्धारित किया गया था, जो भारत अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक ना, वो पीओके के पास में से निकलता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? दोस्तों ये करंट अफेयर्स के उस समय का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को दोस्तों आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ल्यूकेमिया। कर्क रोग भी कैंसर से संबंधित है। किससे है? कैंसर से संबंधित है कर्क रोग। चलिए 142 नंबर सवाल पे चलते हैं। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह म्यांमार से होकर के नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। और यह भारत में कितनी लंबाई दूरी तय करती है? तो 916 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। चलिए, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल का संबंध जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किन्नन स्टेडियम जो है यह किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जमशेदपुर। क्या है? डी नंबर। अगर आपसे पूछे ईडन गार्डन कहाँ पे है, तो यह कोलकाता में है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों कानपुर में है। और वानखेड़े स्टेडियम तो आप बताइएगा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी दोस्तों सुवा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है फिजी की राजधानी सुवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है, मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मृक्ष कटिकम का अर्थ जो होता है वह होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। एक सवाल और यहां से बनेगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य? कुचिपुड़ी जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आपसे पूछे कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। कथक केरल का। और मोहिनीअट्टम तो वह भी केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 148।
निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक नहीं लिखा हुआ है इसमें? तो गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। दोस्तों गोरा नहीं, गोरा जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? ये 2014 के करंट का क्वेश्चन। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था दोस्तों। तो एक तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, सभी में है, तो सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और आज का ये लास्ट सवाल है दोस्तों। कहता है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो दोस्तों यह जो हुआ था, भोपाल में जो गैस लीक किया था वह MIC था। क्या था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ा बड़ा सा वीडियो हो गया है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।